हाँ, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट में। नमस्कार, सुस्वागतम। आज स्टार्ट करते हैं 1 जून की करंट अफेयर्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो बीएससी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। और बीएससी इंस्टीट्यूट के जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना आप ऐप बीएससी इंस्टीट्यूट के नाम से, उस पर भी आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, आपको करंट अफेयर्स की भी और बाकी सारे सब्जेक्टों की भी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 31 मई, 25 मई, 20 मई। देखना इसके बारे में। 2023 की थीम क्या थी इस वर्ष? इस वर्ष 2023 की थीम क्या थी और इसे कब प्रारंभ किया गया? देखिए 1987 में WHO ने इसे प्रारंभ किया। WHO ने प्रारंभ किया इसको 1987 में। और 2023 की थीम थी वी नीड फूड नो टबैको। वी नीड फूड नो टबैको, ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। वी नीड फूड नॉट टबैको, ये इस वर्ष की थीम थी। और ध्यान रखना, भारत तंबाकू उत्पादन में, टोबैको प्रोडक्शन में विश्व में सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड प्लेस पर है। भारत तंबाकू उत्पादन में विश्व में, भारत इसलिए लिख सकते हैं अपन, विश्व में भारत तंबाकू उत्पादन में सेकंड प्लेस पे है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन हो जाएगा इसमें? फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है चाइना। चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इससे संबंधित कुछ हम फैक्ट देखते हैं, तंबाकू से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो देखना इसमें। भारत के कितने राज्यों में तंबाकू प्रतिबंधित है? टोबैको को कितने स्टेट में बैन किया गया है? नंबर 1 जिसने बैन किया वो था महाराष्ट्र। नंबर 1 महाराष्ट्र में तंबाकू। नंबर 1 पूछ सकता है कि तंबाकू को प्रतिबंधित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है उसमें महाराष्ट्र ने सबसे पहले इसको प्रतिबंधित किया। दूसरे नंबर पे आ जाता है बिहार, बिहार ने। और नंबर 3 पे आ जाता है राजस्थान। ये प्रतिबंधित करने वाले राज्य हैं भारत के। एक क्वेश्चन बनेगा, विश्व के किस देश ने धूम्रपान को प्रतिबंधित करने के लिए एक एक्ट या अधिनियम पास किया? विश्व के किस पहले देश ने, विश्व का वह पहला देश जिसने धूम्रपान को प्रतिबंधित करने के लिए एक्ट पास किया है, जहां पर धूम्रपान पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया। अगर कोई धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसे उस अधिनियम के तहत कोई जुर्माना या सजा दी जाएगी। तो पहला देश जो विश्व का है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो भारत तंबाकू उत्पादन में सेकंड प्लेस पर है। प्रतिबंधित करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। विश्व का पहला देश जिसने इस पे एक्ट बनाया धूम्रपान पर वो है न्यूजीलैंड। और भी देखना इसमें, भारत के लिए राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, नेशनल टोबैको रिसर्च सेंटर, ये पड़ता है राजमुंद्री। और राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में।
ठीक है ना। और इसका आंध्र प्रदेश के एक गुंटूर है, गुंटूर शहर है, गुंटूर, वहां पे तंबाकू सेंटर है या तंबाकू बोर्ड, टोबैको बोर्ड या तंबाकू बोर्ड। दो क्वेश्चन, तंबाकू अनुसंधान केंद्र और तंबाकू बोर्ड, दोनों में आप ध्यान रखना, दोनों हैं आंध्र प्रदेश में, पर आंध्र प्रदेश में दोनों जगह अलग अलग है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये नेशनल लेवल का है, और ये भी नेशनल तंबाकू बोर्ड है, ये जहां से तंबाकू के बारे में चीजों को निर्धारित किया जाता है, यहाँ रिसर्च किया जाता है, यहाँ निश्चित किया जाता है। यह राजमुंद्री में, यह गुंटूर में, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, 31 मई 1987 में स्टार्ट हुआ था, WHO ने प्रारंभ किया था। इस वर्ष की थीम है इसके, वी नीड फूड नॉट टबैको, हमें खाना चाहिए, तंबाकू कतई नहीं चाहिए, ठीक है ना। विश्व में भारत तंबाकू उत्पादन में सेकंड प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर। तो बताइए कहाँ पर किया गया, बांग्लादेश है, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर। छठवें हिंद महासागर सम्मेलन, 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर। तो देखना इसका आंसर, पहले तो ये जो सम्मेलन है इसकी थीम देखेंगे हम, का उद्देश्य देखेंगे हम, और इसके गठन देखेंगे, कब ऑर्गेनाइज किया गया, कब फाउंड किया गया, ये तीन चीजें देखना है हमको इसमें, और फिर जाके आंसर देखेंगे हम इसका, इसकी थीम क्या रही है, थीम का उद्देश्य और इसका गठन। इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 2016 में, या ये कह सकते हैं पहला हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 2016 में। तो गठन भी कब हुआ था, 2016 में। कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है ना। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, कितने देश सम्मिलित हैं, तो देखना वे देश जो हिंद महासागर के पास में, वे देश जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं उनको इसमें शामिल किया गया। तो इसमें 25 से अधिक, 25 कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं। और इसकी थीम जो है वो थीम क्या है, शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी, ये इसकी थीम है। क्या थीम है, शांति और समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। इसका उद्देश्य क्या है, का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और विस्तार, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। इसको क्यों बनाया गया है, हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और उसके विस्तार के लिए इस हिंद महासागर सम्मेलन को बनाया गया है या ऑर्गेनाइज को बनाया गया है। इसकी थीम है, जो इस वर्ष की थीम है, शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। गठन 2016 सिंगापुर में पहला सम्मेलन हुआ। कितने देश हैं, 25+ देश हैं। कौन से देश सम्मिलित है, जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं। और छठवें जो सम्मेलन होने जा रहा है वो होने जा रहा है बांग्लादेश में। कहाँ पर होने जा रहा है, बांग्लादेश में ये होने जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया गया, खीर भवानी मेला आयोजित किया गया, ठीक है ना। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है इसका।
तो हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो देखना इसका। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। खीर भवानी मेला आयोजित किया गया किनके द्वारा मनाया जाता है, देखिए तो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मिलकर। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों द्वारा मिलकर बनाया जाता है खीर भवानी मेला। एक बार देखना, अभी चर्चा में तो वैसे ही कश्मीर बना है, जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं कि यहाँ से 370 धारा हटाई गई। पता ही होगा आपको कब हटाई गई, इसका आंसर सब कमेंट में देंगे। 370 धारा जम्मू कश्मीर से कब हटाई गई। दूसरा, यहाँ एक फैक्ट और ध्यान रखना, एशिया का, जम्मू कश्मीर के बारे में फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनेगा यहाँ पर। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन बनेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज बना है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ का एक जगह है जिसका नाम है डोना, जहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया है। देखो लाल और लालियों, तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज लगाया गया है कहाँ, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। डोना में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया गया है। कश्मीर पंडित स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम है खीर भवानी। ठीक है, यहाँ खीर बांटी जाती है, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला INS मारमुगाव क्या है। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला INS मारमुगाव क्या है। मारमुगाव क्या है, फ्रिगेट है, भारतीय जल सेना का जलपोत है, परमाणु पनडुब्बी है, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। तो इनमें से आंसर देना आपको कि क्या है INS मारमुगाव, बताइए। क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला INS मारमुगाव क्या है। देखना, इसका आंसर देखते हैं हम। INS मारमुगाव पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये स्वदेश निर्मित है। स्वदेश निर्मित मतलब इसे भारत में ही बनाया गया है। ठीक है ना, कहाँ बनाया गया है इसे बनाया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड। ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है, इसे बनाया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। और ये मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, ये है मुंबई में, मझगांव डॉक लिमिटेड। इसने देखना 19 दिसंबर 2021 को अपनी पहली समुद्री यात्रा प्रारंभ की। कब प्रारंभ की, 19 दिसंबर 2021 को अपनी पहली समुद्री यात्रा प्रारंभ की। तारीख में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आप देखना 2021 में क्या हुआ, गोवा को पुर्तगालियों से
मुक्ति के 60 साल पूरे हुए हैं, पूरे हुए 60 साल पूरे हुए हैं, उस दिन इसने अपनी पहली समुद्री यात्रा प्रारंभ की है। अब गोवा से नाम आ रहा है, तो एक और देखिए इसमें, ये जो मारगोवा नाम देख रहे हैं आप, तो जो गोवा है, गोवा का एक ऐतिहासिक बंदरगाह है, ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर इसका रखा गया है, नाम पर का नाम है। ऐतिहासिक बंदरगाह शहर पर इसका नाम है। ये आप ध्यान रखना, मारमुगाव एक बंदरगाह है जो कहां पर है, गोवा, भारत के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है मारगांव, जो कहां पर है, गोवा में है, ठीक है ना। उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, INS मारमुगाव, ठीक है ना। है क्या ये? तो ये है क्या, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और एक और चीज ध्यान रखना, इसमें भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों से लैस है ब्रह्मोस और बराक, ठीक है ना। और बाकी क्या है, स्वदेश निर्मित है, मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा इसे बनाया गया है। 19 दिसंबर 2021 को अपनी पहली समुद्री यात्रा प्रारंभ की, ठीक है ना। इसी दिन गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति के 60 साल पूरे हुए। गोवा का ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मारमुगांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बचावर ट्रिब्यूनल का संबंध किससे है, जो हाल ही में समाचार में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बचावत ट्रिब्यूनल का संबंध किससे है, जो हाल ही में समाचारों में था। ऑप्शन है, कृष्णा नदी जल विवाद, महानदी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, बचावर ट्रिब्यूनल का संबंध किससे है। तो बचावर ट्रिब्यूनल का संबंध किससे है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। पहले मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसका संबंध किस किस राज्यों से है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद को, कृष्णा नदी के जो जल है उससे संबंधित विवाद है। ये विवाद कितना है देखना, 1956 में, अब जानते हैं कौन बना, 1956 में बना आंध्र प्रदेश। तो 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय यह विवाद प्रारंभ हुआ। क्या हुआ देखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे के विवाद निपटाने के लिए 1969 में बचावत ट्रिब्यूनल 1969 बनाया गया। ये है, देखिए आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे के विवाद को निपटाने के लिए 1969 में बचावत ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब इसमें क्या था, ध्यान से देखना,
इसमें ये था कि कृष्णा नदी का जो जल है, कृष्णा नदी का जल में से ये ट्रिब्यूनल ने कहा इसमें से 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आंध्र प्रदेश को मिलेगा। और कृष्णा नदी का जो बेसिन है तुंगभद्रा बेसिन, कृष्णा नदी का एक और बेसिन है तुंगभद्रा बेसिन, इसका पानी तेलंगाना के सूखाग्रस्त क्षेत्र, तेलंगाना सूखाग्रस्त क्षेत्र है महबूबनगर को मिलेगा, को दिए जाने की सिफारिश की। लेकिन पालन नहीं, पालन नहीं, जिसके कारण वहां के लोगों ने असंतोष व्यक्त कर दिया और ये विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण ये चर्चा में बना हुआ है। ये बचावत ट्रिब्यूनल जो था वो इसके गठन के पहले ही बन चुका था और वो ही इस पे ध्यान दे रहा है। उसने ही तेलंगाना का गठन हुआ उसके समय बताया था कृष्णा नदी का जो बेसिन है तुंगभद्रा बेसिन, उसका पानी महबूबनगर को मिलेगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया, इसलिए ये विवाद में आ गया। ठीक है ना, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी जल विवाद। ध्यान रखना, मैंने पूरा बता दिया। बचावत ट्रिब्यूनल जो गठन हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था, पानी के बंटवारे को लेकर। किस किस के बीच में हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे चलकर जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना तो इन दोनों के बीच में जो कृष्णा नदी का जल का बंटवारा था उसे लेकर बात की गई। तो आंध्र प्रदेश को 811,000 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा और कृष्णा नदी का जो बेसिन है तुंगभद्रा बेसिन, उसका पानी तेलंगाना के महबूबनगर को मिलना चाहिए, सिफारिश की गई, लेकिन इसका पालन अभी तक नहीं किया, इसलिए लोगों में असंतोष है और इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके कारण ये चर्चा में ट्रिब्यूनल आया। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो अभी खबरों में है किससे संबंधित है, बताइए। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो अभी हाल ही में खबरों में किससे संबंधित है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नया शब्द है ये, इस कारण से सबसे ज़्यादा आने के चांस है इसके। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो अभी खबरों में तक किससे संबंधित है, तो देखना अभी कहाँ से चर्चा में आए, इसे हम देखते हैं। ब्रिक्स का नाम सुना होगा आपने, ब्रिक्स 2023 की मीटिंग जो होने जा रही है, ब्रिक्स 2023 की मीटिंग जो होने जा रही है वो हो रही साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे होने जा रही है? साउथ अफ्रीका में। इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग ने साउथ अफ्रीका ने रूस के राष्ट्रपति और उनके अधिकारियों को आने का न्योता दिया, आने को न्योता दिया, तो ये भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स 2023 में कौन भाग ले रहा है? साउथ अफ्रीका ने किसको भाग लेने के लिए कहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना, और उसके अधिकारियों को आने का न्योता दिया। अब इसमें रशिया की तरफ से कौन आ रहा है? तो रूस की तरफ से विदेश मंत्री, उसके विदेश मंत्री, तो रूसी विदेश मंत्री है, उनका नाम जो है सरगेई लावारोव है, ये भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो साउथ अफ्रीका ने
वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के अधिकारियों को जो भी आएगा उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रदान की है। क्या प्रदान करे? साउथ अफ्रीका ने रूस के राष्ट्रपति, और अधिकारियों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रदान की है। अब होता क्या है इसे हम देखते हैं, थोड़ा समझना आप इसके बारे में। अभी हाल सब चीजें समझ में आ जाएंगी इसकी। क्या होता है वो ध्यान से देखो। इसमें देखो इसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लिखा है। आपने इस शब्द से समझना, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा करना होता है, ठीक है। और डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक प्रतिरक्षा, हिंदी मतलब इसका राजनयिक प्रतिरक्षा प्रदान की है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी साउथ अफ्रीका में रूस के अधिकारी आएंगे, जैसे विदेश मंत्री आ रहे हैं उसके कौन, सर्गेई लावारोव, उन्हें कोई गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता है साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई हिरासत में नहीं ले सकता, जैसे मान के चलिए यूनाइटेड नेशन जो है वो कोई ऐसा काम करता है कि इन्हें गिरफ्तार करने की सोचता है, क्योंकि रूस ने हमला कर रखा है, यूक्रेन पे हमला किया है, तो अन्य देशों के हिसाब से रूस गलत कर रहा है, तो उन्हें गिरफ्तार करने का काम जो है कोई यूएन वगैरह कर सकता है या कोई जैसा भी कर सकता है, तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब जब ये भाग लेने कहाँ आएंगे? साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग में। क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने क्या कर दिया है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राजनयिक प्रतिरक्षा प्रदान कर दी है, जिसके कारण कोई गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में और देखते हैं। तो ब्रिक्स 2023 की मीटिंग कहाँ होने जा रही है? साउथ अफ्रीका में। एक चीज और ध्यान रखना, ब्रिक्स 2024 जो होगा वो रूस में ही होगा। ब्रिक्स 2024 की जो मीटिंग होगी रूस में होगी। और आप जानते हैं ब्रिक्स में जो भाग लेते हैं या ब्रिक्स में जो देश है, और देख लीजिए ब्रिक्स में जो देश है वो आप जानते हैं, बी फॉर ब्राजील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। ये देश इसमें सम्मिलित है। पहले इसका नाम था ब्रिक नाम था, फिर ब्रिक्स नाम हो गया। पहले ब्रिक नाम था, एस साउथ अफ्रीका इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा है। ये है ब्रिक्स, ठीक है ना। आप देखिए इधर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके बारे में एक रोचक तत्व बताते हैं, वो ध्यान से सुनना आप। ब्रिक्स को एक नाम से और जाना जाता है, ब्रिक्स को एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है ना। इसका नाम एक और है R5। ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। बताएं R5 के नाम से क्यों जाना जाता है इसे? तो ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है वो ध्यान से सुनना। ब्राजील की जो करेंसी है वो है रियल, रशिया की जो है वो रूबल, इंडिया की जो है वो रुपया, और चाइना की जो है वो रेन मेनवी, ये इसकी करेंसी है, और साउथ अफ्रीका की है रैंड। तो आप देख रहे हैं इन सबके नाम जो रहे हैं वो R से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 देश हैं, इसी का एक और नाम बन जाता है क्या? R5। तो ब्रिक्स का एक नया नाम क्या है? R5, ठीक है ना। क्या हुआ? और मैं ऐसी बढ़िया पढ़ाता हूँ तो ठीक है ना। तो हमने क्या देखा इसमें? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का संबंध कैसे है? राजनीतिक प्रतिरक्षा का संबंध कैसे है? इससे है कि कोई अन्य देश में किसी देश के व्यक्ति को या अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो साउथ अफ्रीका ने रूस के राष्ट्रपति और वहां के अधिकारियों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रदान की है। साउथ अफ्रीका में क्या होने जा रहा है? ब्रिक्स 2023 की मीटिंग हो रही है। ब्रिक्स 2024 की मीटिंग का हो रही है रूस में, ठीक है। ब्रिक्स क्या है? कितने देशों का समूह है? 5 देशों का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसे एक और नाम से जाना जाता है R5 नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि करेंसी R से स्टार्ट होती है। और ब्रिक्स का जो गठन हुआ था
ब्रिक्स का जो गठन हुआ था वो 2009 में हुआ था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उद्घाटित पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? हाल ही में उद्घाटित पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, अब पूर्वोत्तर मतलब समझ गए आप, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, कि पहली ट्रेन गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी, ईटानगर से अगरतला, गंगटोक से शिलोंग और इम्फाल से आइजोल कहाँ के बीच में चलाई गई है, ये आप बताएं। तो देखें इसका आंसर, पहले तो हम देखते हैं वंदे भारत, ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। वंदे भारत ट्रेन, इससे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। हाई स्पीड ट्रेन है, हाई सेमी स्पीड ट्रेन है, और ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, बिना इंजन वाली ट्रेन है। इसका जो निर्माण हो रहा है वो 2019 से हो रहा है, 2019 से प्रारंभ। किस तरीके से प्रारंभ? मेक इन इंडिया पहल के द्वारा, मेक इन इंडिया पहल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, 2019 से प्रारंभ है। और एक और चीज में ध्यान रखना है, इसके जो कोच बनाए जा रहे हैं, इसके कोच का निर्माण किया जाता है वो चेन्नई में किया जाता है, चेन्नई में इसके कोच बनाए जाते हैं। ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती थी, हाई सेमी स्पीड ट्रेन है, भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, 2019 से इसका प्रारंभ हुआ। किस पहल के द्वारा प्रारंभ हुआ? मेक इन इंडिया, क्योंकि ये भारत में ही बनाई जा रही है। कोच कहाँ बनते हैं इसके? चेन्नई में। पूर्वोत्तर की जानना है, हम भारत की पहली जान लेते हैं, हम भारत की पहली ट्रेन जान लेते हैं। पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली से वाराणसी, पहली दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा, ये चलाई गई थी, ठीक है ना, पहली और दूसरी। और ये पूर्वोत्तर भारत की जो पहली चल रही है वो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये है वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18, जिसे पहले नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन कहां किया गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया, बताइए। तो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन कहां किया गया? देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन क्या किया गया? एक क्वेश्चन ये बनेगा कि उद्घाटन किसने किया, देखना, इसके बारे में जानते हैं अपन। ये तो क्वेश्चन हो गया भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। एक हो जाएगा भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, बेंच के कारण, बेंच की दृष्टि से। ये दोनों हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से, वाई एरिया। सबसे बड़ी बेंच किस हाई कोर्ट की है? तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बेंच की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा छोटा हाई कोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? एक ये भारत का सबसे पुराना
पुराना हाई कोर्ट कौन सा? ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखना, स्टार्ट लास्ट से देखते हैं। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट, तो 1862 में बना था। 1862 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, फोर्ट विलियम में। भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बेंच की दृष्टि से कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में है। भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है जो क्षेत्रफल के, वो है सिक्किम हाई कोर्ट। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट, ये इसका आंसर है। तो हमसे ये पूछा गया देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहां पर है? झारखंड में। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन कहां किया गया है? झारखंड में। अब उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है ना, और इनके साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ थे। ठीक है ना, उनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। कहां पर किया? झारखंड में किया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है के शंकर ग्रुप, नीलमणि फूकन, आशापूर्णा देवी, दामोदर मोहसे। तो देखिए पहले हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं पहले, ये क्या है। तो ये है कि 1961 में स्थापित। में स्थापित भारत का सबसे पुराना व सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक है ना, किसको दिया जाता है? तो देखना, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं व अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। ठीक है ना, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। 1961 से स्थापित है। और जो पहला मिला वो पहला मिला जी शंकर गुरु को। पहली महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ये पहली है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट व्यक्ति, ये फर्स्ट फीमेल। 57वां किसे मिला? तो 57 में मिला है दामोदर मोजे। इसको मिला है दामोदर मोजे। नीलमणि फूकन को 56 में मिला था। और ये जो है ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के दूसरे व्यक्ति हैं। ये गोवा के दूसरे व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और गोवा के पहले राजेंद्र काकेलकर है। ठीक है ना, पहले व्यक्ति राजेंद्र काकेलकर है और दूसरे व्यक्ति हैं कौन? दामोदर मोजे। इनका संबंध जो है वो कोंकणी भाषा से है। इधर बता देता हूं,
तो दामोदर है, दामोदर मोजे, इनका संबंध कोंकणी भाषा से है। अब कोंकणी भाषा भारतीय संविधान में है शामिल 8वीं अनुसूची, इसलिए इन्हें मिला है। कोंकणी भाषा से संबंध है इनका, ठीक है ना। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। इनके उपन्यास का नाम जो है उपन्यास का नाम है कारमेलिन, ये इनके उपन्यास का नाम है, ठीक है ना। तो दामोदर मोजे कहाँ के हैं भैया? गोवा के। गोवा के कौन से नंबर के व्यक्ति हैं? दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। पहले नंबर के व्यक्ति कौन है? राजेंद्र। दूसरे नंबर के दामोदर। क्लियर है? तो 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? दामोदर मोजे। पहला किसको मिला था? जी शंकर क्रूप को। पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। 56वां किसको मिला था? नीलपड़ी फूकन को, ठीक है ना, असमिया, ठीक है। 1961 में स्थापित भारत का सबसे पुराना व सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं व अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। मैं इसको कल समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है बीएससी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, बीएससी इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से अच्छे पढ़ें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की है। आप अच्छे से पढ़ें, सारी डिटेलों के साथ पढ़ाई गई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।